दोस्तों, क्या आप भी बीएससी जनरल कोर्स को परस्यू करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी जनरल कोर्स आखिर होता क्या है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितने मार्क्स चाहिए हमें 12th में कि हमें बीएससी में एडमिशन मिल जाए, है ना, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, बीएससी जनरल कोर्स करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए बीएससी जनरल कोर्स आखिर क्या है ना। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बीएससी जनरल आखिर होता क्या है। तो देखिए, बीएससी जो कोर्स है ना हमारा, जनरली दो तरह से होता है, बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स। बीएससी जनरल के बारे में तो आज मैं बता रहा हूँ। बीएससी ऑनर्स कोर्स क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। करियर काउंसलिंग नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जिस भी कोर्स के बारे में आपको जानना है अगर वहाँ पर वीडियो होगी तो आपको मिल जाएगी। ओके, तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव करिएगा। सॉरी। तो हम जो है ड्यूरेशन जानते हैं। तो ड्यूरेशन देखिए, हर जो है बैचलर डिग्री की कितनी होती है, 3 साल की होती है। तो इसकी भी ड्यूरेशन कितनी है, 3 साल 6 सेमेस्टर, है ना। हर साल में कितने सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। तो यानी 3 साल में कितने सेमेस्टर हो जाएंगे, 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। और बीएससी कोर्स हमारा 3 साल का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 12th पास होने चाहिए, और किससे, साइंस स्ट्रीम से आपने 12th किया होना चाहिए। अगर आपने कॉमर्स से, आर्ट्स से कर रखा है पास 12th को, तो आप बीएससी में एडमिशन नहीं ले सकते। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपके पास 12th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस या फिर मैथ्स, जिसमें कि आपके पास पीसीएम या फिर पीसीबी होना चाहिए। अगर आपके पास 12th में पीसीएम या फिर पीसीबी है तो आप बीएससी जनरल, बीएससी ऑनर्स कोई भी कोर्स कर सकते हो। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बता देता हूँ मिनिमम मार्क्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यही पूछते हैं कि मेरे 12th में इतने % है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मिनिमम मार्क्स की बात करें तो आपके जो है 40% से 50% के बीच में होने चाहिए। अगर आपके 40 से 50% मार्क्स आए हैं 12th में तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे कम है तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये अनिवार्य है, इतने होने ही चाहिए। 40 से 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, किसमें, क्लास 12th साइंस में, है ना। अब यहाँ पर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, है ना। आखिर इसमें एडमिशन हमें कैसे मिलेगा। तो एडमिशन काफ़ी आसान है। 3 तरह से एडमिशन होता है, मेरिट बेस पर भी होता है, एंट्रेंस बेस पर भी होता है, और डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। तो प्रायोरिटी आपको कैसे देना है, देखिए, सबसे पहले आप एंट्रेंस दिया करें। एंट्रेंस निकल जाए अच्छी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अच्छी पढ़ाई होगी वहाँ पर, है ना। नहीं निकले तो आप मेरिट की तरफ जाइए। मेरिट बेस पर भी काफ़ी सारे कॉलेजेस एडमिशन देते हैं। इसके बाद आप जो है थर्ड प्रायोरिटी डायरेक्ट एडमिशन को रखिए, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन को मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि इसमें जो है आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, है ना। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हो तो सबसे पहले आप वहाँ पर क्या पूछते हो कि इस पर्टिकुलर कोर्स की फ़ीस कितनी है ना, यही तो पूछते हो ना। तो फ़ीस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन ना लें किसी प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा जाएगी। जबकि जो आपका बीएससी है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही सस्ते में हो जाता है। मैं आपको आगे बताऊँगा कितने में हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। मेरिट बेस पर भी होता है, एंट्रेंस बेस पर भी होता है, और डायरेक्ट भी होता है। मेरिट बनेगी तो आपके 12th क्लास के मार्क्स के ऊपर बनेगी। अगर आपके 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आए हैं तो डेफिनेटली आपको मेरिट के ही तरफ जाना चाहिए। अगर 80 से ऊपर हैं, 70 भी हैं, तब भी आपको मिल जाएगी, तब भी आपका नाम मेरिट में आ जाएगा। एंट्रेंस क्या होता है, जैसे CUET का नाम आपने सुना होगा, CUET UG। अगर आप इस कोर्स के बारे में अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हो तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। CUET UG क्या होता है। तो ये आपको समझ में आया, मेरिट के और एंट्रेंस और डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि हमें जो है 12th में हमारे पास PCM है या फिर PCB है, तो अब हम BSc जनरल में कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 12th में PCM पढ़ा है तो आपको जो है जो आप BSc जनरल करेंगे तो उसमें भी आपको PCM ही रखना है। एंड अगर आपने जो है BSc जनरल अगर आपने 12th में PCB पढ़ा है तो आपको ZBC रखना है 12th में, ग्रेजुएशन में, है ना। एंड इसके बाद एक और होती है जो कि कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और
कंप्यूटर साइंस, है ना, ये भी आपका एक होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस थी आपके 12th में तो आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और CS यानी कंप्यूटर साइंस। अगर आपके पास PCM PCB है तब भी आप ये कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस। ओके, ये आपकी 3 जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इसके बाद करियर ऑप्शंस की हम बात करें कि अगर हमने BSc जनरल कर लिया तो इसके बाद हमें क्या क्या करियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो वो आप देख सकते हैं, पुलिस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आर्मी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, SSC का एग्ज़ाम आपने सुना होगा, बैंकिंग, रेलवे, UPSC, ये सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं क्योंकि आप क्या हो जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे। आप जो है BSc जनरल कर लेंगे तो आपके पास एक बैचलर डिग्री आ जाएगी, आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप जो है इन सभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि पुलिस, आर्मी, SSC, बैंकिंग, रेलवे और UPSC जैसे एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है। क्लियर है? तो ये तो हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बताया। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अब आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो, आगे BSc आपने कर लिया, अब आप फर्दर आगे स्टडी करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, MSc कर सकते हैं, MSc जनरल कर सकते हैं, है ना। BSc आपने जनरल कर लिया PCM से या PCB से, तो अब आप क्या कर सकते हैं, MSc जनरल कर सकते हैं। इसके बाद आप MBA भी कर सकते हो। अगर आपने BSc कर ली जनरल वाली तो अब आप जो है MBA भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है ना, अब अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप B.Ed भी कर सकते हो। B.Ed करने के बाद आप जो है एज अ टीचर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हो। तो ये B.Ed क्या होता है, B.Ed की जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। B.Ed क्या होता है, एक लाइसेंस होता है जो कि टीचर का होता है ना, आपके लिए एलिजिबल बनाता है ये टीचर होने के। एंड इसके बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैंने आपको बता ही दिए, ये आपके क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो कि आप इनकी तैयारी करके निकाल सकते हो। एंड इसके बाद जो है आप जॉब प्रोफाइल आपको कैसे मिल सकती है, लैब असिस्टेंट, है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिसर्च असिस्टेंट, टीचर B.Ed करने के बाद, है ना। तो ये सारी क्या हैं, जॉब प्रोफाइल्स हैं आपकी। एंड इसके बाद मैं बात करता हूँ BSc जनरल के फ़ायदे के बारे में, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि BSc जनरल के हमें फ़ायदे क्या क्या हैं, BSc जनरल हम क्यों करें, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है ना, तो एक फ़ायदा तो ये हो जाता है। देखिए B.Ed में होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। B.Ed में आपके पास साइंस है ना। अगर आप साइंस की टीचर बनना चाहते हो, साइंस में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, है ना, ये तो आता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, B.Ed जब आप करने जाते हो तो वहाँ पर आपको साइंस से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है और वहाँ पर आपको किसी एक सब्जेक्ट में ही आप कर सकते हो। B.Ed आपने मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, है ना, किस में भी कर सकते हो। तो अगर आपने BSc ऑनर्स कर रखी होगी तो आपने किसी एक सब्जेक्ट में कर रखी होगी, मान लीजिए आपने BSc ऑनर्स फिजिक्स कर लिया तो इसके बाद आपको B.Ed भी करना पड़ेगा, तो वो फिजिक्स में ही होगा, है ना, साइंस फिजिक्स। लेकिन अगर आपने BSc जनरल कर लिया तो आपने क्या क्या पढ़ा है जनरल में, BSc जनरल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और ZBC, है ना, यही तो आपने पढ़ा है। तो आप जो है आपके पास 3 ऑप्शन है B.Ed। अब देखिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा है तो आप चाहें तो फिजिक्स के टीचर आगे बन सकते हैं, है ना, फिजिक्स में B.Ed कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर MSc में जो है आप फिजिक्स को चूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट्री को और मैथ्स को चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हो जाते हैं, तो एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर आपने BSc ऑनर्स कर रखी है तो उसके बाद जो है आपको किसी एक सब्जेक्ट में ही मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, है ना। तो BSc जनरल के बाद आप MSc कर लेंगे, देन इसके बाद B.Ed करेंगे तो आप जो है 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा पाएंगे। ओके, तो ये इसके जो है फ़ायदे हो जाते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की, है ना, कि कितनी हमें फ़ीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फ़ीस की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की फ़ीस मैंने लिख रखी है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो ये आपका कोर्स जो है 2000 से 10,000 पर ईयर के हिसाब से आपकी फ़ीस जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कितनी कम है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। एंड इसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 15,000 से 50,000 पर ईयर के हिसाब से आपकी फ़ीस जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस का ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट से करेंगे तो BSc बहुत ही सस्ते में आपकी हो जाने वाली है, 2000 से 10,000 पर ईयर आपकी फ़ीस जाएगी। तो इस हिसाब से 3 साल की आपकी जो है 6 से 30,000 तक आपकी फ़ीस हो सकती है। एंड इसके बाद जो आपकी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करते हो तो देख सकते हैं 15,000 से 50,000 फ़ीस आपकी जाएगी, वो भी पर ईयर, है ना। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आपको कहाँ जाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी।
एंड मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर स्किप किया है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, या फिर मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे ही रखा है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, है ना। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने को मिलती हैं, जिससे कि आप हमेशा कुछ नया सीखते रहते हो। एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना, अगर वो भी बीएससी जनरल कोर्स करना चाहते हैं, तो जिससे कि उन्हें भी जानकारी हो सके कि ये कोर्स कैसा है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके, है ना, वो सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।